हाय, आज का वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप कौन सा बैंक प्रेफर करेंगे? क्या आप प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC बैंक, ICICI, कोटक या एक्सिस को प्रेफर करेंगे, या पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा को चुनेंगे? शायद हम में से मैक्सिमम लोग पब्लिक बैंक्स में से SBI के अलावा ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स को ही चुनेंगे। और क्यों ना हो, प्राइवेट बैंक सर्विसेज के मामले में हमेशा से पब्लिक सेक्टर बैंक से आगे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी मेजॉरिटी इंडियंस के बैंक अकाउंट्स पब्लिक बैंक्स में खुले हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो लोग सेफ्टी की ओर देखते हैं, और पब्लिक बैंक्स में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है। माना जाता है कि इन बैंक्स को गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होने देगी, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स या PSBs को काफी सेफ माना जाता है। इसके अलावा PSBs की प्रेजेंस इंडिया में कई डेकेड से है, और इनका ब्रांच और ATM नेटवर्क भी प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए भी लोग पब्लिक बैंक्स को प्रेफर करते थे। लेकिन फिर भी आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक वास्ट नेटवर्क और ट्रस्टवर्दीनेस के बावजूद पब्लिक बैंक्स ने हमेशा प्राइवेट बैंक्स के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है, और ये हम उनके स्टॉक रिटर्न्स में भी क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम टॉप 3 पब्लिक और टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स बाय मार्केट कैप को कंपेयर करें, तो पिछले 5 और 10 सालों में SBI को छोड़ के बाकी दोनों पब्लिक बैंक्स ने ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं SBI के रिटर्न्स भी प्राइवेट प्लेयर से काफी कम है। ऑल टाइम रिटर्न्स ट्रेंड भी देखें तो हमें पता लगता है कि किस तरह शेयर बाजार में प्राइवेट प्लेयर्स ने हमेशा से ही एक प्रीमियम एंजॉय किया है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। PSBs का मकसद फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, यानी कि देश के कोने कोने में और सोसाइटी के हर सेक्शन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना। फिर चाहे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्रांच खोलना उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो या ना हो। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के ऐसे कोई सोशल गोल्स नहीं होते हैं। उनका गोल होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। इसलिए आपको एक छोटे से विलेज में SBI या यूनियन बैंक की ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की नहीं मिलेगी। सरकार की कई सारी सोशल स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी पब्लिक बैंक्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एटसेट्रा जैसी स्कीम्स पब्लिक सेक्टर बैंक से ही इम्प्लीमेंट होती हैं। और फिर इन सोशल स्कीम से प्रॉफिट्स तो दूर की बात है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट अलग होते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि काफी सारे फ्रॉड्स या स्कैम्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम जुड़ा होता है। किसी भी बैंकरप्ट बिजनेस या बड़े बिजनेसमैन को बेल आउट करने का काम भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंधों पर ही आता है। येस बैंक के केस में भी तो ऐसा ही हुआ था। विजय माल्या और किंगफिशर की वजह से SBI को, या फिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की वजह से PNB को हुए लॉसेस ने इन बैंक्स की बैलेंस शीट पर बहुत बुरा असर डाला था। लेकिन आखिर पब्लिक बैंक्स ही हमेशा क्यों बैड लोन्स में हाईलाइट होते हैं? इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस के साथ पॉलिटिशियंस का भी रोल हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग और कंट्रोल होने से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कई बार पॉलिटिकल प्रेशर के सामने भी झुकना पड़ता है। लेकिन मार्केट्स अर्निंग्स ग्रोथ और बिजनेस परफॉर्मेंस पे चलती हैं। अगर एक बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इन्वेस्टर्स उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए फाइनेंशियली साउंड प्राइवेट बैंक्स इन्वेस्टर्स की प्रेफर्ड चॉइस भी रहे हैं, और उन्हें पब्लिक बैंक्स के ऊपर एक प्रीमियम मिलता आया है। और ये प्रीमियम हम प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स के प्राइस टू बुक यानी कि PB रेशियो को कंपेयर करके क्लियरली देख सकते हैं। बैंक्स की वैल्यूएशंस को गेज करने के लिए जनरली PB रेशियो का यूज किया जाता है। एक हायर PB रेशियो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट उस बैंक को उसके पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप टॉप 4 पब्लिक बैंक्स के PB रेशियोज को देखें तो SBI के अलावा सभी के लिए ये रेशियो 1 से भी कम है। जबकि टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स के PB रेशियोज कहीं ज्यादा हैं, जहां कोटक महिंद्रा के लिए तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पे है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ, PSBs भी अब प्राइवेट बैंक्स को टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, और ये पब्लिक बैंक्स के स्टॉक्स में एक पोटेंशियल री रेटिंग को ट्रिगर कर सकता है। आइए देखते हैं कि पब्लिक बैंक्स ने रिसेंट टाइम्स में कैसे अपने बिजनेस और फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव किया है। चलिए एक एक करके वो सभी फैक्टर्स देखते हैं जहां पब्लिक बैंक्स ने इंप्रूवमेंट शो किया है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इन्फ्यूजन ऑफ यूथ। हमेशा से टेक्नोलॉजी के मामले में लागत रहने वाले पब्लिक बैंक्स ने अब रियलाइज कर लिया है कि डिजिटाइजेशन और एक स्ट्रॉन्ग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी टेक्नोलॉजी में काफी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक बैंक्स ने टेक सैवी यूथ को एम्प्लॉय और ट्रेन करने पे भी फोकस शिफ्ट कर दिया है। यूनियन बैंक के फॉर्मर CEO मिस्टर
राज किरण राय ने रिसेंटली कहा था कि वो यंग इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं और इनके एम्प्लॉयज की एवरेज एज रिड्यूस होके 38 पे आ गई है। और तो और पीएसबीज की बैंकिंग एप्स की सर्विसेज भी तेजी से वक्त के साथ इवॉल्व हो रही हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स आज फिनटेक्स और डिजिटल एजेंसीज के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो देश की बढ़ती यंग पॉपुलेशन को केटर कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर है क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट्स। एक जमाना था जब पब्लिक बैंक्स की बैलेंस शीट्स पर बहुत ज्यादा बैड डेट पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आए गए रिफॉर्म्स की मदद से बैंक्स अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में कामयाब रहे हैं। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है, जिसकी मदद से इन बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। इसके अलावा रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में पब्लिक बैंक्स ने काफी अच्छे नंबर्स रिकॉर्ड किए हैं, जो इंडिकेट करता है कि पब्लिक बैंक्स भी शायद जल्द ही प्राइवेट बैंक्स के साथ कैचअप कर सकते हैं। आइए एक एक करके कुछ की मैट्रिक्स को देखते हैं। इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। ये रेशियो बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। बेसिकली ये एक बैंक के कैपिटल और उसके एसेट्स की रिस्कीनेस का रेशियो है, जो हमें बैंक के लॉसेस को झेलने की एबिलिटी के बारे में बताता है। यानी कि एक हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब है कि बैंक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉसेस को झेल सकती है किसी भी फेलियर के रिस्क के बिना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस मामले में प्राइवेट बैंक से पीछे रहे हैं। अगर हम लीडिंग प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के लास्ट ईयर्स के एवरेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखें तो वो अराउंड 17.5 to 18% पे है। वहीं टॉप पब्लिक बैंक्स जैसे कि एसबीआई और यूनियन बैंक के लिए ये नंबर 12.5 से 13.5% के बीच है। लेकिन कोविड-19 के चलते आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने सभी बैंक्स को अर्ज किया कि वो अपने कैपिटल बफर्स को सफिशिएंटली रेज करें ताकि वो फ्यूचर में आने वाले कोविड जैसे शॉक्स को झेल पाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह पीएसबीज का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 22 में फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्रिटिकल मैट्रिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस की ओर। अगर किसी ने बैंक से कोई लोन लिया हो और वो उसे टाइम पर वापस ना दे पाए या फिर वो अपने लोन पर डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक्स के लिए ये लोन्स बैड लोन्स या फिर एनपीएस माने जाते हैं। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा का यूज करें तो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म के लिए एनपीए वो लोन या एडवांस होता है जिसके बदले में मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 90 से ज्यादा डेज के लिए ओवरड्यू रहा हो। बैंक्स के लिए बढ़ते एनपीए सिग्नल करता है कि उन्होंने अपने बोरोवर्स की क्रेडिट प्रोफाइलिंग और ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं की है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पब्लिक बैंक्स अक्सर बैड लोन्स और फाइनेंशियल स्कैम्स के रिसीविंग एंड में रहे हैं, जो उनकी बैलेंस शीट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। 2018 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ग्रॉस एनपीएस 14.6% और नेट एनपीएस 8% पे थे, जो कि एक अलार्मिंग नंबर है। और वहां से पब्लिक बैंक्स ने रिकवरी का ट्रेंड शुरू किया है। मार्च 2022 में इन स्टेट ओन्ड बैंक्स का ग्रॉस एनपीए रेशियो 7.4% तक पहुंच गया था और नेट एनपीए 2% पे। इसके अलावा पीएसबीज के स्ट्रेस्ड एसेट्स भी मार्च 2018 से मार्च 2022 के पीरियड में 15.3% से रिड्यूस होकर 8.7% तक आ पहुंचे हैं, जो इन बैंक्स की इंप्रूविंग हेल्थ को क्लियरली पोर्ट्रे करता है। मोटे मोटे तौर पे समझें तो स्ट्रेस्ड एसेट्स में एनपीएस, बैंक्स द्वारा रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स और ऐसे एसेट्स जो बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिए हैं वो सब इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीएस में फॉलिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हम पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में भी सेम ट्रेंड को देख सकते हैं। और यही नंबर्स अगर हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि पब्लिक बैंक्स भी धीरे धीरे ही सही मगर इनके साथ कैचअप कर रहे हैं। अगला मेट्रिक जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। आसान भाषा में अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझें तो वो किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट से जनरेट होने वाली इनकम और उनके बोरोइंग या डिपॉजिट्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से भी कुछ हद तक अफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं उसी तरह लोन्स कॉस्टली होते जाते हैं और सेविंग ज्यादा ल्यूक्रेटिव, जिसकी वजह से एनआईएम डिक्रीज होता है।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसबीआई और यूनियन बैंक जैसे पब्लिक बैंक्स के एग्जाम्पल से हमें एक रफ आइडिया लग रहा है कि ऑन एन एवरेज इन बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2 से 2.5% के बीच है। वहीं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे टॉप प्राइवेट बैंक्स के मार्जिन रीसेंट टाइम्स में 3 से 3.5% के बीच रहे हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि जनरली पब्लिक बैंक्स के इंटरेस्ट मार्जिन प्राइवेट बैंक से कम रहते हैं और इसके पीछे का कारण है अब तक की लो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए हाई प्रोविजनिंग और क्रेडिट ग्रोथ में दिख रहा डिक्लाइन। अब एक तरफ हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एनआईएम पर इंपैक्ट होगा बिकॉज इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन्स में डिक्रीज देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर अभी के केस में सिचुएशन कुछ अलग है। जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बैंक्स लेंडिंग रेट्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन सेम ग्रोथ उनके डिपॉजिट रेट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और इस बढ़ते डिफरेंस की वजह से आज बैंक्स को फायदा होता हुआ साफ दिख रहा है। आरबीआई के इंक्रीजिंग रेट्स और बैड लोन्स के इंक्रीजिंग रेजोल्यूशंस के चलते पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। CASA कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स रेशियो। कासा रेशियो हमें ये बताता है कि बैंक की लायबिलिटीज में करंट और सेविंग्स अकाउंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि करंट और सेविंग्स अकाउंट पे बैंक को सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। कासा रेशियो के ज्यादा होने से बैंक्स को फायदा होता है। करंट अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट 0 होते हैं और सेविंग अकाउंट पर सिर्फ 2 से 4%, मतलब एक हाई कासा रेशियो इंडिकेट करता है कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। कासा रेशियो के मामले में भी पब्लिक बैंक्स प्राइवेट बैंक से पीछे नहीं है। अगर हम टॉप प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई की बात करें तो वो अराउंड 48% है, जबकि ये नंबर एसबीआई के लिए 44.51% और पीएनबी के लिए 46.55% है। तो क्लियरली पब्लिक बैंक्स इस मैट्रिक में भी पीछे नहीं है। अब चलते हैं लास्ट मैट्रिक की ओर, लोन एडवांसेस ग्रोथ। अगर आरबीआई के एफएसआर यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की माने तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंडस्ट्रियल क्रेडिट में 3 साल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आज फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन एडवांसेस में इंप्रूवमेंट मेनली रॉबस्ट रिटेल लेंडिंग और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल लोन्स के चलते देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अगर देखें तो इस लेंडिंग की रेस में अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आगे ही हैं, ऑल्दो पब्लिक बैंक्स भी अब ग्रोथ फेज में आ गए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पीएसबीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो भी प्राइवेट बैंक्स को टफ कंपटीशन दे सकते हैं। एसबीआई के बम्पर रिजल्ट्स इस स्टोरी को बैक करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पब्लिक बैंक्स का कस्टमर बेस बहुत ही ह्यूज है और जैसे जैसे वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं और नए कस्टमर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स और पीएसबीज के बीच का गैप जल्द ही कम होते हुए दिखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.